हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन पेपर आप देख रहे होंगे, ये हमारा आरपीएससी का पिछले साल 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का ये एग्ज़ाम है। ठीक है, तो जो भी मैं आपको इसमें जो मैथ के क्वेश्चन आए थे 111 से लेके आई थिंक 130 तक इसके क्वेश्चन हैं, इसका मैं सॉल्यूशन आपको देने वाली हूँ। ठीक है, और ये आपके लिए एएसओ के एग्जाम में भी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, और जो अब 25 फरवरी का आरपीएससी का स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस टाइप के हमारे से क्वेश्चन पूछे गए थे। ये कॉमन पार्ट है जो हमारे पास 150 तक आता है, 1 से लेके 150 तक, जिसमें सारे क्वेश्चन कॉमन पार्ट के होते हैं, जिसमें राजस्थान करंट अफेयर हो गया, जनरल एप्टीट्यूड हो गया। ठीक है, और ये मैथ्स के कुछ क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हमारे पास किस टाइप के हमारे पास आरपीएससी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास ये गिवन है, इज 31। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इसने हमसे पूछा है, तो हमें पता है कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन है इस टाइप से, तो उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, एक तो होता है सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला होता है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा यानी कि c/a। ये हमारे पास दो रिजल्ट होते हैं। ठीक है, तो अब देखो x² - 5kx + 2e⁻, ये है 4 log k - 1 = 0। ए यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट कितना है 1, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है ये। ठीक है, तो दिस यानी कि 1 किसके इक्वल है 31। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 31। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 31। तो सोल्व करिए, देखो क्या आएगा यहाँ पे, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻, अल्फा बीटा की वैल्यू यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास कितना है 31। इसको सोल्व करेंगे 2e⁻, 4 log k = 31। तो यहाँ से ये क्या आ गया, माइनस का 1 भी था साथ में, तो ये = 31। इसको सोल्व करेंगे, ये -1 यहाँ आके +1 यानी कि 2e⁻, 4 log k। इसको log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो k की पावर 4 हो जाएगा, यानी कि log k4 = 32। log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2k की पावर 4 = 32। k की पावर 4 32 / 2 यानी कि 16, और k की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। आगे बात समझ, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। अब इसने क्या पूछा है, सम ऑफ द रूट पूछा है। क्या निकालना है, सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, -b/c। ए बोला था ना मैंने, -b/a यानी कि माइनस प्लस 5k। k की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, तो 5 दूनी 10। इसका रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, था ना इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डेटर्मिनेंट ऑफ दिस, ये डेल जो साइन दे रखा है इसका मतलब होता है डेटर्मिनेंट। डेटर्मिनेंट ऑफ दिस हमारा इसका जो डेटर्मिनेंट आएगा उसमें जो एक्स की मतलब जो एक्स में सॉल्यूशन निकलेगा उसमें 100 पुट कर देना, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन मतलब रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसको सोल्व करेंगे। हम क्या करें, हमने ऑपरेशन लगाया यहाँ पे C1 में हमने C2 और C3 को ऐड कर दिया। ऑपरेशन क्या है, C1 + C2 + C3 हमने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करो, या फिर एक काम करो, यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, आप यहाँ से देखो हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है। यहाँ से C2 से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x + 1, x² - 1 के फैक्टर x - 1, x + 1। यहाँ से भी x + 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ से x × x + 1 हमारे पास कॉमन आ गया। तो कॉमन आने के बाद क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, 2x, 3x, x - 1। यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा x - 1, यहाँ पे हमारे पास बचा x - 1, x - 2। फिर यहाँ पे थर्ड में 1x, और यहाँ पे नीचे बचा x × x - 1। ठीक है, इतना आ गया समझ। अब यहाँ से नीचे से देखो, जो हमारे पास ये R3 है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x - 1, x - 1 और x - 1 कॉमन लो। हमने x + 1 तो पहले ही कॉमन लिया था, अब यहाँ से x - 1 भी कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, अंदर बचेगा यहाँ पे 1, 1, 1, और ये बचेगा 2x, ये बचेगा 3x, यहाँ पे आ जाएगा x - 1, x - 2, यहाँ पे x और x। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को हम सोल्व करेंगे।
या फिर ऐसे करो, 2 जीरो बनाओ, दो ये 1 1 1 है तो इनको 2 जीरो बनाओ, एक 1 रखो, यहाँ से इसको माइनस करेंगे। हमने क्या करा, C3 में से हमने C2 और C1 दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, x प्लस 1 x माइनस 1, ये ज़ीरो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आया, 2x माइनस एक्स, यानी कि x ये आ गया 2x, ये हमारे पास क्या आ गया -1, ये हमारे पास क्या आ गया -2, ये एज इट इज़, क्योंकि इसी का हमने ऑपरेशन लगाया था। ठीक है, अभी इसका यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, वन के हेल्प से सोल्व करेंगे तो इस कॉलम से, तो ये आ जाएगा 1 इंटू, ये आ जाएगा -2x माइनस माइनस प्लस 2x, यानी कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, तो इसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म आ गई। तो 100 डिटरमिनेंट ऑफ 100 भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, डिटरमिनेंट ऑफ 100 की वैल्यू भी 0, तो x में तो कुछ भी बचा ही नहीं ना, 0 हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए। जब एक बात ध्यान से देखो, कुछ रिजल्ट है हमारे पास रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के, तो वो रिजल्ट क्या है, जब डेटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास नॉन जीरो आ जाए, मतलब डेटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ जाए, तो उसका जो रैंक होगा, रैंक वो फुल होगा, मतलब जितने ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स होगी ना, 3 क्रॉस 3 की है, तो उसका रैंक हमारे पास 3 आ जाएगा। अगर हमारे पास डेटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, डेटर्मिनेंट 0 आ जाए, तो उसका मतलब जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि लेस देन n। ठीक है, n से छोटा होगा और n के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और जो अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो उसका फुल रैंक मैट्रिक्स हो जाएगी, यानी कि उसका पूरा रैंक क्या आ जाएगा, n। ये 2 रिजल्ट हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो अब इसका डिटरमिनेंट पहले इसको सोल्व करो। 3 1 2, दो यहाँ पे जो रो है वो आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब 3 1 2 ये 0 हो जाएगी एक रो, 6 2 4 यानी कि 0 0 0, ये खत्म। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 1 2 3 1 2 0 0 0। यहाँ से भी 2 आइडेंटिकल, यानी कि ये हमारे पास खत्म। तो क्या बचा, नॉन जीरो रो कितनी बची हमारे पास, 1, तो इसका मतलब इसका रैंक क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका रैंक हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनी मैट्रिक्स ए हैज आइगन वैल्यू 1 एंड 4 विद कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर। हमारे पास आइगन वैल्यूज हमारे पास गिवन है 1 और 4, और 1 के कोरस्पोंडिंग हमारे पास आइगन वेक्टर है 1 -1, और 4 के कोरस्पोंडिंग है 2 और 1। तो मैट्रिक्स निकालनी है, तो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी। ठीक है, जो हमारे पास आइगन वैल्यू है 1 और 4 वो क्या है, हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आइगन वैल्यूज जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी वो डायगोनलाइजेबल होगी। डायगोनलाइजेबल होगी तो देयर एग्जिस्ट, हमारे पास P और D 2 मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेंगी। P तो मैट्रिक्स वो होगी जो आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग हमें आइगन वेक्टर्स दे रही हैं। ठीक है, और डायगोनलाइजेबिलिटी मैट्रिक्स की फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है P इनवर्स MP, M हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसके जो आइगन वैल्यूज गिवन है वो हमारे पास मैट्रिक्स है। इसको हम कैसे लिखेंगे, M को, ये हमारे पास होगी 1 और 4, आइगन वैल्यूज 1 और 4, अदर एंट्री हमारे पास 0। ठीक है, डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे वो हमारे क्या होंगी, आइगन वैल्यूज। P मैट्रिक्स जो आइगन वेक्टर से मिलकर बनी है, P हमारे पास क्या है, P जो है वो क्या है, 1 -1 2 और 2। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये P इनवर्स है और ये हमारे पास क्या है, D है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आगे समझ। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, हमें निकालनी है एक्चुअल में M की जो वैल्यू वो क्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं M P इनवर्स DP। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, जो आइगन वैल्यू से मिलकर बनी है 1 0 0 4, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। एक्चुअल मैट्रिक्स हमें M की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो P इनवर्स हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, ABCD। ठीक है, इसका जब हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स का इनवर्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का तो मतलब नंबर एक्सचेंज कर देंगे, यानी कि D को A को D से रिप्लेस, और यहाँ पे नेगेटिव साइन -B और -C, तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का जो है इनवर्स आ जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, आ गया समझ में। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो, ये क्या मैट्रिक्स थी हमारे पास, 1 -1 2 और 1, इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3 इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास M की वैल्यू निकालनी है, तो P इनवर्स DP, यहाँ पे P इनवर्स हमारे पास क्या है, 1/3, 1 -1 2 और 1,
डी हमारे पास जो आइगन वैल्यूज हैं वो 1 4 0 0 और पी हमारे पास क्या है 1 -1 2 और 1। अब इनके सिंपल क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट आएगा, जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी 3 2 1 और 2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में कैसे करना है। नेक्स्ट, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब ये क्या होगा हमारे पास, जो ये होता है ना फंक्शन लॉग मोड एक्स, मोड ऑफ लॉग मोड एक्स, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है हर एक जगह पे। ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स, हर एक एक्स के लिए कॉन्टिन्यूस है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा गलत। थर्ड, एफ इज डिफरेंशिएबल फॉर एक्स बट नॉट, ये भी गलत, कॉन्टिन्यूस तो है। फर्स्ट क्या बोला है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी का हमें पता नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी अभी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो सेकंड और थर्ड तो गलत हो गया। इस टाइप का जो फंक्शन होगा ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो चलिए अब डिफरेंशिएबिलिटी का पता करते हैं, डिफरेंशिएबल कैसे होगा। ठीक है, इसको जब हम ब्रेक करेंगे पहले लॉग ऑफ, पहले हम मोड एक्स को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड एक्स को जब हम ब्रेक करेंगे मोड एक्स तो ये आ जाएगा माइनस एक्स, कब माइनस इन्फिनिटी से, जब हमारे पास x की वैल्यू -1 होगी तब ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू देगा, माइनस एक्स नेगेटिव वैल्यू, और कब ये हमें देगा -1 से, जब हम ये 0 तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास -x की वैल्यू देगा। पॉजिटिव कब देगा, जब ये हमारे पास 0 से 1 जाएगा और 1 से इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, तब ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब उससे आगे क्या पूछा, लॉग ऑफ मोड एक्स, तो इसके ऊपर क्या लगाओ, लॉग लगाएंगे, लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स। तो क्या रिजल्ट था, लॉग ऑफ -x, लॉग ऑफ -x, लॉग ऑफ x, लॉग ऑफ x। ठीक है, वही इंटरवल हमारे पास चलेंगे। आगे इतना समझ। अब इस कंप्लीट का मोड लगाओ, कंप्लीट का मोड लगाएंगे तो देखो कंप्लीट का मोड में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा। जब हम कंप्लीट का मोड लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, -1 से जो 0 इंटरवल है, -1 से जो 0 है वो हमें क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। लॉग हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा -1 से 0 में। ठीक है, और 0 से 1, जब 0 से 1 चलेंगे इंटरवल में तो भी लॉग हमें क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। माइनस इन्फिनिटी से जब हम -1 तक चलेंगे तो लॉग हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, लॉग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन दो इंटरवल में हमारे पास लॉग की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, बाकी में इंटरवल में हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। यहाँ तक आपको आगे समझ, इसको नोट डाउन कर लो। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे 1 पे जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो हमारे पास एक तो ये वैल्यू रख रहा है और एक ये वैल्यू, यानी कि माइनस का log x और log x। 1 पे तो माइनस की वैल्यू, और यहाँ पे 1 के राइट साइड में चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, log की पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से एक मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक -1 आ जाएगा और एक 1, तो इसका मतलब log x इज इक्वल टू 1 पर हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, आगे समझ। अब बात करते हैं log x की -1 की। जब -1 से लेफ्ट चलेंगे तो log पॉजिटिव वैल्यू रख रहा है, -1 के जब हम राइट चलेंगे तो log नेगेटिव, तो वही 1 और -1 का डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन -1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या ट्रू हो जाएगा, हमारे पास फोर्थ ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू +-1, लेकिन +-1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, इसको चेक करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, log ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 और x -1, 1 पे चेक करना ना, तो x को लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस करना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू 1 -h, क्योंकि 1 माइनस चल रहा है, -f ऑफ 1 नीचे आ जाएगा हमारे पास -h। आ गया समझ, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव में 1 + h आ जाएगा। ठीक है, इतना ही फर्क रहेगा, डिवाइड बाय h।
ठीक है, आ गया समझ में। 1 माइनस है तो 1 माइनस एच, 1 प्लस है तो 1 प्लस एच। 1 प्लस का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, 1 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन द कर्व y इज इक्वल टू सी कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। तो इसका डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, रो से हम इसको डिनोट करते हैं। रो इज इक्वल टू 1 प्लस y1 का स्क्वायर, इसकी पावर होती है 3/2 अपॉन ये होता है y2। y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव। तो इसका मतलब हमें इसके दो डेरिवेटिव चाहिए, यानी कि dy/dx हमारे पास कोस हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक, यानी कि हो जाएगा c अपॉन साइन हाइपरबोलिक x/c, और x/c का 1/c। ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक x/c। अब इसका दोबारा करेंगे, तो इसका दोबारा करेंगे 1 अपॉन सी इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक x/c, x/c का 1/c आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो। 1 प्लस y1 का स्क्वायर, y1 की वैल्यू हमारे पास ये है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c। तो ये कितना होता है, कोस हाइपरबोलिक x स्क्वायर बाई सी। कोस हाइपरबोलिक x स्क्वायर बाई सी, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक क्यूब x/c, ऊपर ही आ गया। नीचे सेकंड डेरिवेटिव 1/c कोस हाइपरबोलिक x c, कोस हाइपरबोलिक x/c 1/c है। ठीक है, यहाँ से ही कैंसिल, तो ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c, और ये c ऊपर चला जाएगा, यानी कि c इंटू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c। और ये किसकी वैल्यू है, y की। y का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय सी, यानी कि कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c। कोस हाइपरबोलिक x स्क्वायर बाय सी की वैल्यू यानी कि y स्क्वायर बाय सी। ठीक है, सी स्क्वायर, सॉरी स्क्वेयरिंग करी ना बोथ साइड, तो सी स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास y स्क्वायर बाय सी। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, y स्क्वायर बाय सी। ठीक है, आगे समझ कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द एरिया ऑफ अ लूप ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू a साइन 3 थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, r इज इक्वल टू a साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, हमें बताना है एरिया ऑफ द लूप। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एरिया ऑफ लूप निकालने का जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 0 से जो भी मतलब लिमिट आएगी a टू b r स्क्वेयर d थीटा। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है लूप निकालने का। ठीक है, आर स्क्वायर डी थीटा। अब हमें लिमिट चाहिए, लिमिट कैसे निकालेंगे, आर को जब हम 0 पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, π/3, 0 या π/3। ठीक है, पाई पे भी वैल्यू, वेट अ मिनट, मैंने क्या बोला, जब आर को 0 पुट करेंगे तो थीटा हमारे पास क्या आएगा, या थीटा की वैल्यू आ जाएगी, 0 पुट करो यहाँ पे, आर को हमने 0 पुट किया तो ये हमारे पास थीटा क्या देगा, ये हो गया a साइन 3 थीटा इक्वल टू 0, 3 थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0, साइन इनवर्स 0 है, ये साइन इनवर्स 0, साइन को इधर लेके आएंगे तो साइन 0 कब होता है, 0 पे और पाई पे। ठीक है, साइन कब होता है, 0 और पाई पे। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 और पाई आ गई। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास ये लूप बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, ये हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास 0, ये हमारे पास π/2, पाई हमारे पास कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है। लूप हम इस टाइप से बनाएंगे, कुछ इस टाइप से लूप हमारे पास इस टाइप से चलते हैं। ठीक है, हम क्या करें, जो साइन है वो हमने एंगल लिया π/3 का। ठीक है, हमने जो लेंगे लिमिट, ये हमारे पास क्या है पाई, ये हमारे पास क्या होता है 2, π/3 की वैल्यू क्या होती है 180/3, 3 छिके 18, यानी कि हमने 60 डिग्री पे चेक करना है। जो लूप बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनते रहेंगे। ठीक है, उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करनी है, तो हमने जब हम एंगल मिडल एंगल लेंगे, ये 90 है, ये 0 और 90 के बीच का हमने 60 उठा लिया, तो 60 हमने लिमिट चेक करनी है। तो देखो 60 जब हम लिमिट चेक करेंगे तो ये लूप इस टाइप से बनेगा, तो हम एक एरिया निकाल लेते हैं, मतलब लूप का एक एरिया निकाल लें और उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हमें कंप्लीट निकालना है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला अभी हमने बताया था 1/2, 0 से हमने लिमिट लिया π/3, तो यहाँ पे r स्क्वायर डी थीटा, 1/2 0 से π/3, r स्क्वायर हमारे पास कितना है साइन स्क्वायर 3 थीटा, साइन स्क्वायर 3 थीटा, ये हो गया हमारे पास डी थीटा। इसका फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2 थीटा/2, यानी कि 1 माइनस कोस 6 थीटा/2। अब इसका क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन, ये तो इजी है।
हमें आता है, और बाहर क्या आ जाएगा 1/2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब सीधा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा πa²/12। आंसर आ जाएगा πa²/12। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द कर्व y इज इक्वल टू 2√x। लिमिट हमारे पास 1 से 2 गिवन है अबाउट द एक्सिस। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1 से 2, लिमिट गिवन है 1 से 2, 2πy अंडर रूट 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय द कर्व, ये हमारे पास फॉर्मूला है सरफेस एरिया निकालने का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 2√x। 2√x इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√x का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करके तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 से 2, हमारे पास कंप्लीट जब कैलकुलेशन कर लेंगे इंटीग्रेशन 1 से 2, ये हो जाएगा 4π√x + 1 dx। ठीक है, ये आ जाएगा। अब √x + 1 को हमने क्या पुट कर लिया, √x + 1 को हमने मान लिया x + 1 को हमने मान लिया u, तो ये हो जाएगा 4π√u du। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो अब देखो ये हो गया 1 से 2, तो लिमिट क्या हो जाएगी 3 से 2। जब x + 1 = u, जब x की वैल्यू 1 है तो u की वैल्यू 2, और जब 2 है तो 3, तो 3 से 2, सॉरी 2 से 3। ठीक है, 2 से 3 4π, और ये आ जाएगा 2/3। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x + 1 का u यानी कि du = dx। ठीक है, तो इसको डेरिवेटिव करके सोल्व करो तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा 8π/3, ये आ जाएगा 3√3 - 2√2। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, सॉल्यूशन ऑफ, इसका सॉल्यूशन निकालना है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो ये dy/dx का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया ax³ dy/dx। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √a और x की पावर 3/2। ठीक है, dy इज इक्वल टू, इसको dx को इधर ले आएंगे, dx इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन तो सबको करना ही आता है, इजी है, तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो जनरल सॉल्यूशन पूछने मतलब निकालने का सीधा मतलब क्या है, d4 डबल डेरिवेटिव, तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, d4 - 2d² + 1 = 0। यहाँ से d के फैक्टर निकालो, इसको हमने d² को हमने पुट कर लिया y, तो ये हो गया y² - 2y + 1, ये हो गया हमारे पास = 0। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएंगी 1, 1, दो वैल्यू आ जाएंगी। y हमारे पास किसके इक्वल था, d² के इक्वल था, तो यहाँ पे y 1 रखेंगे, d² यानी कि d की वैल्यू +-1 और +-1 ये आ जाएंगी। जब वैल्यू रिपीट होती हैं तो हमारे पास c1 + c2x e⁻x यानी कि प्लस ये 1 के लिए था और -1 के लिए प्लस c3, जितने भी हमारे पास पावर है ना d4, तो 4 ही कांस्टेंट आएंगे, 4 कांस्टेंट आएंगे। ठीक है, ये याद रखना, e की पावर -x, ये -x के लिए था, -1 के लिए, ये 1 के लिए, तो टोटल 4 कांस्टेंट आएंगे और 4 हमारे पास वैल्यूज हैं 1 और -1। तो हमारे पास ये हो गया रिक्वायर्ड आंसर, क्या था c1 + c2x e⁻x, c3 + c4x e⁻−x। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, सिंगुलर सॉल्यूशन फॉर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। अगर इस टाइप से हमारे पास कोई भी क्वेश्चन मतलब आ जाए तो हम क्या करेंगे, z = a, p को a पुट करेंगे, q को b पुट करेंगे, और यहाँ पे फंक्शन होता है a b का। ठीक है, a b यानी यहाँ पे p q वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा z = ax + by + a b। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, अब a और b की वैल्यू निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको बोथ साइड, इसको डिफरेंशिएट करेंगे a और b के विद रिस्पेक्ट टू, a के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 = यहाँ पे आ जाएगा x a और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में, ये हमारे पास क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, क्या करेंगे a करना, तो यहाँ पे x + b, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -b। ठीक है, अब b के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी
माइनस ए। तो गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करके हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, वो आ जाएंगी z इज इक्वल टू -xy प्लस xy, ये कैंसिल हो जाएगा। तो z हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, -xy। तो z प्लस xy हमारे पास इज इक्वल टू 0, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास ये गिवन है x² d² y बाई dx² माइनस x dy बाई dx इज प्लस 2y। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो इसका निकालना है x log x का पर्टिकुलर इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा। पहले इसको क्या करेंगे, हमारे पास एक मतलब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक मेथड होता है, वो क्या होता है, x को हम क्या पुट करेंगे, e की पावर z पुट करेंगे, ठीक है। और थीटा को हमने पुट करा d/dz, ये पुट करके पहले इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद जब ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी वो आएगी m² माइनस 2m प्लस 2, इस टाइप से आएगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन 1/m² माइनस 2m प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा z e⁻z, क्योंकि log x को हमने मानना है z, log x को हमने x को हमने लिया e⁻z, log x हमारे पास क्या हो जाएगा z, e की पावर z समथिंग आ जाए तो वहाँ पे पुट करते हैं z का कोफिशिएंट 1, तो +1, यानी कि 1m+1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू m+1 प्लस 2, ठीक है, 1/दिस आ जाएगा। तो e की पावर z का तो काम खत्म। अब बात है z की, इसको सोल्व करेंगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी e की पावर z 1/, ये आ जाएगा m² प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा z। तो हमारे पास 1 प्लस x इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस x प्लस x² माइनस 2x, ठीक है, 1 माइनस x प्लस x² माइनस x³ प्लस x4, ये हमारे पास इसकी एक्सपेंशन होती है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे। अभी x की जगह पे यहाँ पे क्या है हमारे पास m², तो e की पावर z, इसको लिखा हमने 1 प्लस m² का इनवर्स और z, ठीक है। m हमारे पास वैल्यू क्या, थीटा को हमने माना था d/dz, ठीक है, थीटा को माना था, तो थीटा की जगह मैंने यहाँ पे m लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे ये थीटा है, थीटा क्या है, डेरिवेटिव करेंगे z, पहले इसको खोल लेते हैं। ये हो गया e की पावर z, इसको खोला, इनवर्स खोला 1, ये हमारे पास कैसे खुलेगा 1 माइनस m² प्लस m² का स्क्वायर माइनस अप टू सोन और z। m यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव है, d/dz है, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। मतलब m यानी कि z का डेरिवेटिव 2 बार करेंगे तो 0 आ जाएगा ना, m² का मतलब डेरिवेटिव ऑफ 2 टाइम्स, तो d/dz² है ये। तो यहाँ पे z एक बार है, तो एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 वैल्यू 1 का दोबारा करेंगे तो 0, इसका मतलब आगे के सारे टर्म कैंसिल। तो हमारे पास क्या आएगा e की पावर z इंटू z, हमारे पास आंसर आ जाएगा e की पावर z इंटू z, क्योंकि कोफिशिएंट क्या था, एक 1 था, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, z e की पावर z को हमने x लिया था, z हमारा log x था, तो ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आ गया समझ, इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास कॉची थ्योरम एप्लीकेबल होगी। हमारे पास इसने सेंटर दे रखा है ओरिजिन से, और यहाँ पे ये जो पॉइंट निकलेगा z इज इक्वल टू 2 निकलेगा, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 2 माइनस 0, ये हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओरिजिन से जो हमारे पास फंक्शन पे जो वैल्यू सिंगुलर मतलब सिंगुलैरिटी दे रहा है, मतलब 2 पे ये क्या है सिंगुलर पॉइंट हो गया इसका, तो z माइनस 2, तो z इज इक्वल टू 2, और 2 पे 2 को माइनस करेंगे 0 से, तो इसकी हमारे पास जो रेडियस आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ये सीधा रिजल्ट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ ये है हमारे पास, इसको सोल्व करना है। पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसको क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। हमारे पास क्या है x की पावर 8 प्लस 1 प्लस x की पावर 24, 0 से इन्फिनिटी, माइनस वो क्या हो जाएगा 6 और 8 14, x की पावर 14, 1 प्लस x की पावर 24, ठीक है। अब हमारे पास रिजल्ट होता है बीटा फंक्शन, बीटा mn, ये हमारे पास रिजल्ट क्या देता है 0 से इन्फिनिटी, ये हमारे पास रिजल्ट होता है x की पावर m माइनस 1, 1 प्लस x की पावर m प्लस n। अब इसको इसमें तोड़ दो, mn हो या nm हो बात बराबर है। अब देखो m माइनस 1, इसको हम कैसे लिखेंगे, 8 को हम कैसे लिखेंगे 9 माइनस 1, यानी कि इसको हमने लिखा
0 से इन्फिनिटी x की पावर 9 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस 15, ठीक है। और उसको हमने लिखा 0 से इन्फिनिटी x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 15 प्लस 9, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, बीटा 9 और 15 m और n, और यहाँ पे ये क्या हो गया, बीटा 15 और 9 m और n, ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक से करवाऊंगी, शॉर्ट ट्रिक से, तो इसके लिए आप वेट करना। इसके लिए मैं आपको अलग से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दूंगी, ठीक है। या फिर कल एक वीडियो लाऊंगी जिसपे मैं आपको इस टॉपिक को सोल्व करके बताऊंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द लोरेंट एक्सपेंशन, हमारे पास लोरेंट एक्सपेंशन गिवन है ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की जो लोरेंट एक्सपेंशन होगी इज वैलिड द रीजन मोड जेड ग्रेटर देन 2 पे वैलिड होगी। तो हमें कोफिशिएंट बताना है 1/z² का कोफिशिएंट। तो मोड जेड ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है, हमारे पास मोड जेड अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 1। तो इस टाइप से हमें रीजन सोल्व करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो अब यहाँ से देखो 1 अपॉन जेड माइनस 1, यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, 1 अपॉन, यहाँ से हमने कॉमन लिया है जेड कॉमन लिया, तो 1 अपॉन जेड ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड इनवर्स। मैं सीधा इसको ऊपर लेगी, नीचे से हमने क्या कॉमन लिया, 1 अपॉन जेड, ये हो गया 1 माइनस 2 अपॉन जेड का इनवर्स। वही फॉर्मूला भी मैंने बताया था इसका, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 की सीरीज क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सोन, इस टाइप से होती है। तो यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या है, 1/z, तो खोल लो इसको, 1 अपॉन जेड, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/z प्लस 1/z² प्लस अप टू सोन, माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड, 1 प्लस 2 अपॉन जेड प्लस 4 अपॉन z²। जब इसको खोलेंगे 1/z किसकी, इसके साथ मल्टीप्लाई, 1/z किसके साथ मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट ऑफ 1/z² पूछा है, तो कोफिशिएंट ऑफ 1/z², यहाँ से तो 1/z का स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो -2, तो यानी कि -1 इसका क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following relation which one is not a recurrence relation, recurrence relations होते हैं हमारे पास कुछ, ये सारे फॉर्मूले गिवन है, इनमें से एक फॉर्मूला recurrence relation का नहीं है, और वो कौन सा है, 3, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 128, ये हमारे पास बताना है कि ये जो थ्योरम है वो किसकी है, इज नोन एज, ना तो ये गॉस थ्योरम है, ना ये वैंडरमोट थ्योरम तो मैट्रिक्स के लिए होती है, वैंडरमोट जो थ्योरम है वो मैट्रिक्स के लिए होती है, और गॉस थ्योरम जो होता है वो सरफेस एरिया और वॉल्यूम के लिए होती है, सरफेस और वॉल्यूम के लिए होती है। और उसके बाद कूमर्स थ्योरम आप चेक कर लेना, ये भी शायद बीटा फंक्शन के लिए ही होती होगी, बीटा गामा के लिए। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है मतलब वो है ये 4, ये साल्सूज थ्योरम है, ठीक है। ये उसकी साल्सूज थ्योरम की हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। लीजेंड्रे जो पोलिनोमियल है ये हमारे पास पोलिनोमियल होता है फर्स्ट, इसका हमारे पास आंसर है फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे सब में x+1 x+1 x-1 है, तो ये याद रखना 1 माइनस एक्स अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो लीजेंड्रे पोलिनोमियल इज इक्वल टू 1/2। 138 आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये मतलब 111 से 130 ही हमें क्वेश्चन पूछे थे, लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो ये ASO के एग्जाम में भी बेनिफिट रहेंगे, और उसमें भी जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है उसके एग्जाम में भी। तो लैप्लास इन्वर्स देखो, लैप्लास इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो log ऑफ 1 माइनस, पहले तो इसको सीधा सोल्व करो, इसको हमने मान लिया f ऑफ t का फंक्शन, तो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा लैप्लास f ऑफ t। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, log ऑफ p² माइनस 1 अपॉन p², log m माइनस log n, log p² माइनस 1 माइनस log p², ठीक है। इसका लैप्लास निकालेंगे, तो लैप्लास निकालेंगे तो पहले तो इसका लैप्लास निकालो, तो इसका लैप्लास क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा log ऑफ p² माइनस 1, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन डेरिवेटिव p² माइनस 1, ये हो जाएगा 2p माइनस, और log माइनस p² का 2p अपॉन p², यहाँ से ये कैंसिल, तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो p अपॉन p² माइनस 1 का कोस हाइपरबोलिक t होता है, -2 अपॉन p, 2 कॉमन लिया है, तो इसका हमारे पास क्या होता है 1, यानी कि 1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा।
तो इसका तो आंसर ये आ रहा है वैसे सोल्व करने के बाद, लेकिन ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो इस पे भी मैं क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ। इन दो क्वेश्चन पे मैंने आपको क्वेश्चन मार्क दिया 130 पे, और ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, ये 125 पे। ये दो क्वेश्चन अभी डाउट में है, तो जैसे ये सोल्व होते हैं मैं आपको इनका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।